वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी भारतीय संविधान की और संविधान में हमने भाग 1 कंप्लीट पूरा पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 2 की, जो कि रहने वाला है नागरिकता यानी सिटीजनशिप। ठीक है, तो नागरिकता की आज हम बात करेंगे, भाग 2 की बात करेंगे। उससे जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं उन सबको आज हम डिस्कस करेंगे। साथियों, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करिए। यहाँ पर हम प्रॉपर PCS, BEO, ROARO, इसके अलावा UPSSC के जितने भी एग्जाम्स होते हैं जिनमें GS आती है उन सभी को हम यहाँ जो है बातचीत करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो GS से जुड़ी हुई आपकी सारी समस्याएं यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो, जब भी हम नागरिकता की बात करते हैं तो नागरिकता को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि आखिरकार नागरिक क्या होते हैं। ठीक है, नागरिक हम समझ पाएंगे तभी तो हमें नागरिकता समझ में आएगी। देखिए, जब भी हम नागरिक की बात करेंगे तो नागरिक किसी भी देश की अमूल्य संपत्ति होते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखना, हम अपने देश की संपत्ति हैं। हम भारत के नागरिक हैं तो हम देश की संपत्ति हैं। क्यों? क्योंकि किसी देश का नागरिक ही उस देश यानी उस राज्य का निर्माण करता है। यानी राज्य के बनाने में, राज्य के बनने में नागरिकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम पहले भी देख चुके हैं कि जब भी कभी हम राज्य की बात करते हैं ना, राज्य, तो राज्य बनाने में 3-4 चीज़ें सबसे ज़रूरी होती हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है भूमि, दूसरी ज़रूरी चीज़ होती है वहाँ के नागरिक, ठीक है, और तीसरी ज़रूरी चीज़ होती है संप्रभुता। ठीक, तो ये जो 3 चीज़ें हैं, इन्हीं 3 चीज़ों से मिलकर के बनता है राज्य। आप देख सकते हैं नागरिकों की अहम भूमिका है। अब जैसे हम भारत की बात करें, अब भारत से अगर समस्त जो नागरिक हैं इनको हटा दिया जाए तो क्या भारत का अस्तित्व बचेगा? फिर तो भारत एक भूमि का ही तो टुकड़ा रह जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि नागरिक किसी राज्य की अमूल संपत्ति होते हैं और चूंकि वह राज्य के पूर्ण सदस्य हैं, क्योंकि इन्हीं से तो मिलकर के बनेगा, इसीलिए नागरिक राज्य पर अपनी पूरी निष्ठा रखते हैं। और चूंकि नागरिक राज्य के ऊपर पूरी निष्ठा रखते हैं इसीलिए राज्य उन्हें कुछ अधिकार देता है, सिविल और राजनीतिक। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो नागरिक क्या है? नागरिक हैं भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य जो भारत राज्य पर विश्वास रखते हैं और इसलिए भारत राज्य उन्हें कुछ सिविल और राजनीतिक अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं, ये जो पूरा सिस्टम है इसी को कहा जाता है साथियों नागरिकता। आई बात समझ में, है ना? तो ये है नागरिकता, जो नागरिकों को मिलने वाले अधिकार कहलाते हैं। ठीक है, अब दूसरी ओर विदेशी किसी अन्य राज्य के नागरिक होते हैं। हम कहते हैं ना ये व्यक्ति भारतीय है, ये विदेशी है। तो विदेशी कौन है? जो किसी अन्य देश, अन्य राज्य का नागरिक है। वैसे देश शब्द तो भारतीय संविधान में इस्तेमाल नहीं हुआ है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, लेकिन हाँ, चूंकि हम नागरिकता की बात करते हैं तो वो देश के सेंस में ही जाता है। तो ध्यान रखना कि विदेशी कौन है? जो किसी अन्य देश का नागरिक है। इसलिए उन्हें सभी और राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि आप किसी अन्य देश या राज्य के नागरिक हैं, इसीलिए आपको सारे अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा, कोई अधिकार तो प्राप्त होगा, लेकिन समस्त वे अधिकार जो भारतीयों को प्राप्त है वो आपको प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि आप विदेशी हैं। ठीक है, अब विदेशी भी 2 तरीके के होते हैं। पहला है विदेशी मित्र और विदेशी शत्रु। यानी एक ऐसा देश जिसके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। जैसे हम बात करें तो हमारे संबंध रूस के साथ बहुत अच्छे हैं, हमारे संबंध जापान के साथ बहुत अच्छे हैं। ठीक है, इवन अफगानिस्तान के साथ भी हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। तो अगर इन देशों के नागरिक हमारे यहाँ आते हैं तो हम इनको थोड़ा सा अच्छा जो है ट्रीटमेंट देते हैं, इनको सुविधाएं भी हम लोग ज़्यादा देते हैं, क्योंकि हमारे साथ इनके संबंध सकारात्मक हैं। वही ऐसे देश जिनके साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे अब पाकिस्तान को ही देख लो यार। भारत का जो ऑल टाइम जो दुश्मन है वो पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान को ही देख लो, पाकिस्तान का कोई नागरिक अगर इंडिया आता है तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को शक की निगाहों से देखा जाएगा। ठीक है, उसके साथ व्यवहार तो उसके साथ भी अच्छा होगा, लेकिन उसको वो सारी छूट शायद हम ना दें जो हम नॉर्मल लोगों को प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पर। चलिए, अच्छा, जो विदेशी नागरिक होते हैं उनके लिए एक चीज़ और है यहाँ पर, आप देखो, उन्हें कम अधिकार प्राप्त होते हैं तो हमने देख लिया।
जो विदेशी नागरिक हैं उनको गिरफ्तारी और नज़रबंदी के विरुद्ध भी सुरक्षित नहीं किया गया है, अनुच्छेद 22, है ना। तो जो अनुच्छेद 22 है, ठीक, वो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, याद रखना, ठीक है। वो भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, वो विदेशियों को प्राप्त नहीं है, ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ओके, अब हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पर एक लिस्ट है जो कि आपको बताएगी कि आखिरकार ऐसे कौन कौन से अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को ही प्राप्त हैं, ठीक, जो भारतीयों को प्राप्त हैं और भारत में अगर कोई विदेशी है तो उसको वो नहीं मिलेगा। जैसे अनुच्छेद 15, धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति के स्थान पर विभेद के विरुद्ध अधिकार, यानी भारत के किसी भी नागरिक के साथ जो भारत में रह रहा है उसके साथ लिंग, मूल, वंश, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। भारत की बात हो रही है, लेकिन अगर कोई विदेशी यहाँ पर आता है तो उसके साथ हम ये भेदभाव कर सकते हैं। भेदभाव मतलब ये नहीं उसे मारेंगे कूटेंगे, भेदभाव का मतलब है कि उसके वंश को लेकर के, जाति को लेकर के या जन्म स्थान को लेकर के उस पर कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। जैसे अब वो ये कहे कि मैं यहाँ सरकारी नौकरी का फॉर्म डालूंगा तो वो नहीं डाल सकता, ठीक है, क्योंकि उसको ये अधिकार प्राप्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पैदा नहीं हुआ, ठीक है। दूसरा, लोक नियोजन के अवसर में समानता, अनुच्छेद 16, तो वही सरकारी नौकरी वाला। तो अगर कोई विदेशी व्यक्ति यहाँ पर सरकारी नौकरी करना चाहे कि मुझको सरकारी नौकरी चाहिए, मेरे को IAS बनना है, PCS बनना है, DM SDM बनना है, तो नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पैदा नहीं हुआ, यहाँ का नागरिक नहीं है। तीसरा, वाक स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। अब ये है क्या? ये है आर्टिकल नंबर 19, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, जब हम अनुच्छेद 19 की बात करते हैं, अनुच्छेद 19 से बोलने की आज़ादी, है ना। तो देखो, आप भारत में रहते हो और भारत में आप चूँकि भारत के नागरिक हो इसलिए आपको यहाँ पर बोलने की पूरी पूरी आज़ादी है। अब आप चाहे तो भारत के जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं या मुख्यमंत्री जी हैं उनके लिए आप कुछ भी बोल सकते हो, है ना। लेकिन बोलने की जहाँ तक बात आती है तो जो शब्द होंगे वो संवैधानिक होने चाहिए। संसदीय भाषा में आप किसी की भी आलोचना कर सकते हो, PM की आलोचना कर लो, CM की आलोचना कर लो क्यों? बोलने की आज़ादी है। या भारत में अगर कोई कानून बनाए तो आप उसका विरोध भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, आपको अधिकार है। लेकिन अगर यही सारी चीज़ें कोई विदेशी व्यक्ति करता है भारत में आकर के, ठीक है, जैसे आपको जो है एक एग्जांपल इसका देता हूँ। एक यूट्यूबर हैं काल करके, है ना, आप इंटरनेट सर्च करना, वो कहाँ के हैं? वो न्यूजीलैंड के हैं, ठीक है। और उनकी जो बीवी हैं वो भारतीय हैं हालांकि वो भारत के जो कल्चर है, जो हमारा खाना है, जो हमारी चीज़ें हैं, जो टूरिज़्म है, उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, लेकिन वो भारतीय नहीं है, सीधी बात है, ठीक। वो न्यूजीलैंड के निवासी हैं, तो न्यूजीलैंड की नागरिकता उनके पास, उनकी पत्नी भारतीय हैं। अब क्या हुआ था, कुछ समय पहले जब CA की बात चल रही थी, है ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जब आया, CA NRC का नाम आप लोगों ने खूब सुना होगा। तो जब CAA और NRC की बात आई तो उन्होंने क्या किया? इसका विरोध किया, ठीक है। या जो लोग CA और NRC का विरोध कर रहे थे उनके पक्ष में जो है कुछ वीडियोज या कुछ बातें काल ने कही। अब जैसे ही ऐसा हुआ तो तुरंत के तुरंत जो है काल को ये नोटिस दे दिया गया भारत सरकार की तरफ से कि आपको अब अपने देश वापस लौट जाना चाहिए। और जब वो न्यूजीलैंड यहाँ से डिपोर्ट कर दिए गए तो उन्हें बहुत लंबे समय के लिए भारत में आने के लिए वीज़ा नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि उन्होंने इंडियन स्टेट के खिलाफ बातें करी थी। अब ये अधिकार, हम चूँकि भारतीय हैं तो हम तो कुछ भी कह लें अपने लोगों से, अपनी सरकार से, अपने प्रधानमंत्री से, अपने मुख्यमंत्री से, लेकिन कोई विदेशी नहीं कह सकता, उसको ये अधिकार नहीं है। साफ साफ देखो वही लिखा है ना। अब हम यहाँ पर कोई सम्मेलन कर सकते हैं, कोई संघ बना सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी निवास कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। ये सारे के सारे अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया गया है विदेशियों के लिए, वो ये काम नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा भारतीय नागरिकों को यहाँ पर अगर आप देखोगे तो संस्कृति, शिक्षा का भी अधिकार है। हम अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी जो है पार्टी बना सकते हैं, कोई संघ बना सकते हैं, कोई आपका NGO बना सकते हैं ठीक है। विदेशी लोग शायद ऐसा ना कर पाए। अनुच्छेद आगे देखेंगे, लोकसभा तथा राज्यसभा में मतदान एवं चुनाव का अधिकार। तो अगर हम देखें तो हम लोगों को, चूंकि हम यहाँ के नागरिक हैं, इसीलिए हमें यहाँ पे वोटिंग का राइट है ना, हम लोग वोट करते हैं यहाँ पर। कोई विदेशी व्यक्ति यहाँ पर आकर के वोट नहीं डाल सकता क्योंकि यहाँ का नागरिक नहीं है। इसके अलावा सार्वजनिक पद जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, महान्यायवादी, महाधिवक्ता,
इन पदों पर केवल कोई भारतीय व्यक्ति ही नागरिक या कोई भारतीय नागरिक ही कोई भारतीय व्यक्ति ही आ सकता है। कोई विदेशी व्यक्ति, कोई पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का, इंग्लैंड का, अमेरिका का यहाँ पर आकर के इन पदों पर नियुक्त नहीं हो सकता। ठीक है। तो कुछ साल पहले जो है, मतलब काफ़ी टाइम हो गया, एक विवाद भी चला था सोनिया गांधी जी को लेकर के, है ना। विवाद चला था कि सोनिया गांधी जी जो है वो इटली की नागरिक थी पहले, लेकिन अभी तो भारतीय हैं, तो उन पर जो है वो पीएम कैसे बन सकती हैं। तो लोगों ने आलोचना करी थी, उनकी विरोध भी किया था कि आप नहीं बन सकती क्योंकि आप पूरी तरीके से भारतीय नहीं हैं, आप पहले विदेशी थी, फिर भारत की नागरिकता ली आपने, ब्ला ब्ला बहुत सारी चीज़ें। लेकिन हाँ, ये चीज़ यहाँ पर है। हालांकि वो बन सकती थी क्योंकि अभी उनके पास भारत की नागरिकता है, लेकिन लोगों ने विरोध किया तो इस वजह से वो नहीं बनी। ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें केवल भारतीयों को ही हैं। और क्यों है? क्योंकि हम यहाँ के नागरिक हैं। इसके अलावा उपरोक्त अधिकारों के साथ साथ नागरिकों को कुछ भारत के प्रति कर्तव्यों का भी निर्वहन करना पड़ता है। जब सुविधा लोगे तो कुछ जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी, सीधी सी बात है ना। जैसे क्या? कर भुगतान, आपको टैक्स टाइम से देना होगा, जरूरी चीज़ है भाई, है ना। इसके अलावा राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान और देश की रक्षा, ये सब आपकी जिम्मेदारी है, याद रखिएगा। केवल देश में मौज लेने के लिए हम पैदा नहीं हुए हैं, देश के प्रति जिम्मेदारी है, उनका भी आपको निर्वहन करना होगा। अब कोई विदेशी व्यक्ति भारत में आकर के टैक्स दे ना दे वो अलग चीज़ है, लेकिन हम यहाँ की सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं तो हमें टैक्स देना पड़ेगा। भारत में नागरिक जन्म से या विदेश में जन्म लेने के पश्चात भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली है तो इस रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हो नहीं? यानी अगर आप मान लीजिए पाकिस्तान में पैदा हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर आप आ गए भारत, और भारत में आने के बाद आपने ले ली भारत की नागरिकता, तो फिर आप भारत के राष्ट्रपति बन सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आप भारत के नागरिक हो। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता। अमेरिका में वही व्यक्ति, अमेरिका की अगर हम बात करेंगे, यूएसए की बात करेंगे, तो अमेरिका में वही व्यक्ति वही व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है जो जन्मजात अमेरिका का नागरिक हो। ठीक है, यानी अब भारत से कोई व्यक्ति 25-30 साल का जाकर के अमेरिका चला जाए और फिर वहाँ पर जाकर के वहाँ की नागरिकता ले ले और इलेक्शन में खड़ा हो जाए राष्ट्रपति के लिए, तो वो कभी राष्ट्रपति नहीं बन पाएगा, क्योंकि वहाँ पर व्यवस्था है कि केवल जन्म से नागरिक व्यक्ति ही अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा। लेकिन भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। ठीक है, आगे देखो। संविधान नागरिक शब्द को परिभाषित नहीं करता है, न्याय संविधान में इसकी कोई प्रॉपर व्याख्या नहीं है, लेकिन नागरिकता के लिए पात्र व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों का विवरण भाग 2 में, यानी जो नागरिकता वाला चैप्टर है हमारा, उसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक दिया गया है। ठीक है, आगे देखो। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान है। ध्यान रखना, भारत में एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का क्या मतलब है समझ लो। एकल नागरिकता का मतलब है कि भारत के सभी नागरिकों के पास एक प्रकार की नागरिकता है, और वो कहाँ की है? सीधे सीधे केंद्र की है। केंद्र सरकार ही सभी को नागरिकता का सर्टिफिकेट प्रदान करती है। राज्यों के पास ये अधिकार नहीं है कि वह नागरिकता संबंधी किसी भी मुद्दे पर अपनी कोई राय या अपना कोई कानून बना सकें। ठीक है, आप केवल एक प्रकार की नागरिकता रखते हैं, और वो नागरिकता कहाँ की है? सीधे भारत की है। भारत की नागरिकता है आपके पास। कोई आपसे पूछता है आप कहाँ के नागरिक हो, आप क्या बताते हो? आप बोलते हो ना मैं भारत का नागरिक हूँ। आप ये नहीं कहते मैं यूपी का हूँ, बिहार का हूँ, छत्तीसगढ़ का हूँ, हिमाचल का हूँ, उत्तराखंड का हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें जो नागरिकता मिली है वो एक है, और वो कहाँ की है? भारत की है। ये भी याद रखिएगा कि नागरिकता संबंधी जितने भी प्रावधान हैं, ठीक है, ये सारे के सारे केंद्र सूची के विषय हैं, ये केंद्र के विषय हैं। इन पर राज्य कानून कभी भी नहीं बना सकता, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अब देखो, अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता संबंधी विषयों पर विधि यानी कानून बनाने की शक्ति दी गई, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया था। हालांकि इसमें समय समय पर संशोधन होते रहते हैं। तो वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई। नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके बताता है, 5 शर्तें बताता है, जिसके द्वारा आप नागरिकता ले सकते हो। कौन कौन से तरीके हैं देख लो जरा। भारत में नागरिकता लेने का पहला तरीका है जन्म से, कि आप भारत भूभाग में पैदा हो जाओ और आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। आप भारत में पैदा हो गए, आप भारत के नागरिक हो। दूसरा, वंशानुगत, वंश से, यानी अगर आपके माता पिता, नाना नानी, दादा दादी कोई भी अगर भारत के नागरिक रहे हैं तो आप वंश से भारत के नागरिक बन जाओगे। पंजीकरण, यानी आप रजिस्ट्रेशन करवा लो। फिर है प्रकृति, यानी प्राकृतिक तरीके से आप भारत के नागरिक बन जाइए, या फिर क्षेत्र समष्टि के द्वारा। प्राकृतिक और क्षेत्र समष्टि क्या होता है समझ लो।
जैसे मान लीजिए कोई क्षेत्र, जैसे गोवा की बात करें, है ना। अब गोवा 1961 में भारत में 1961 में भारत में शामिल हुआ। ठीक, 1961 से पहले गोवा कौन था? गोवा पुर्तगाल का हिस्सा था, तो गोवा के सभी नागरिक कौन थे? पुर्तगाली थे। लेकिन फिर हमने क्या किया? गोवा को भारत में शामिल कर लिया। अब गोवा को जैसे ही हमने भारत में शामिल किया, तो गोवा के 1961 में भारत में शामिल होते ही गोवा के सारे नागरिक ऑटोमेटिक कौन बन गए? भारतीय बन गए। तो ये होती है प्राकृतिक या क्षेत्र समष्टि के आधार पर नागरिकता। आई बात समझ में? नहीं आई तो इस तरीके से आपको नागरिकता मिल सकती है। ठीक है, नागरिकता खत्म भी हो जाती है। कैसे खत्म हो सकती है देख लो जरा, क्या क्या तरीके हैं उसके। पहला है स्वैच्छिक त्याग। अच्छा, एक चीज में और समझ लो, समय समय पर जैसे क्या होता है कि इसमें संशोधन किए जाते हैं, नागरिकता संशोधन अधिनियम में, है ना। जैसे क्या है, जैसे कुछ चीज आपको समझाता हूँ यहाँ पर। जैसे जन्म की बात है ना। अब अगर नियम ये था कि कोई भी व्यक्ति जो भारत में पैदा हो जाए वो भारत का नागरिक बन जाएगा, लेकिन इससे कुछ समस्याएं आई। मान लो कोई घुसपैठिया आ जाए साहब, ठीक है, कोई घुसपैठिया, कोई महिला घुसपैठिया है साहब, और वो भारत में एंटर कर गई और यहाँ उसने एक बच्चे को जन्म दे दिया। या मान लो कोई विदेशी महिला यहाँ घूमने आई, ठीक है, टूर पे आई, और टूर पे आने के बाद वो प्रेग्नेंट थी, उसने एक बच्चे को जन्म दे दिया। तो अगर कोई महिला यहाँ घूमने आई है, या मान लो कोई घुसपैठिया भारत में आ जाए और बच्चे को जन्म दे दे, तो क्या वो बच्चा भी भारत का नागरिक बन जाएगा? तो 1955 में तो व्यवस्था यही थी कि हाँ साहब बन जाएगा। लेकिन बाद में जो है इस पर समय समय पर संशोधन किया गया और नियम ये बनाया गया कि केवल भारत में पैदा होने से ही आपको भारत की नागरिकता नहीं मिल जाएगी, बल्कि आपको भारत की नागरिकता तब मिलेगी जब आपके जन्म के समय आपके माता पिता या फिर दादा दादी, दादी दादा, या फिर नाना नानी, इनमें से कोई एक या दोनों भारत के नागरिक हों, तो आपको फिर भारत की नागरिकता जन्मजात मिल जाती है। तो समय समय पर जो है इसमें संशोधन भी किए जाते रहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है नागरिकता का अंत, किस तरीके से नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो पहला है स्वैच्छिक त्याग, यानी आप अपनी इच्छा से अपनी नागरिकता छोड़ दो। एक भारतीय नागरिक जो पूर्ण आयु और क्षमता का हो और वह घोषणा करे कि मैं भारत का नागरिक नहीं रहना चाहता, यानी आप अपने आप से अपनी नागरिकता छोड़ दो, तो आपकी नागरिकता चली जाएगी। दूसरा, बर्खास्त कर दिया जाए। जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, जैसे मान लो आप जो है आप अमेरिका चले जाएं साहब, और अमेरिका जाने के बाद वहाँ पर किसी महिला से शादी कर लें और 10-20 साल वहाँ रहें, तो आपको मिल जाएगा ग्रीन कार्ड, और जैसे ही ग्रीन कार्ड मिलेगा आपको अमेरिका की नागरिकता मिल जाएगी। और जैसे ही आपको अमेरिका की नागरिकता मिलेगी वैसे ही आपकी भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक बार में आप एक ही देश की नागरिकता रख सकते हो, दो देशों की नागरिकता एक साथ नहीं मिलेगी आपको। ठीक है। तीसरा तरीका है कि आपको वंचित कर दिया जाए, सरकार खुद ही आपसे नागरिकता छीन ले। ठीक है, कैसे? मान लो जो नागरिकता आपने प्राप्त की है वो फर्जी तरीके से प्राप्त की हो, यानी जो नागरिकता प्राप्त करने के लिए आपने जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो फर्जी निकल जाए, तो आपकी नागरिकता गई। या फिर आप संविधान के प्रति अनादर जता दें, आप भारतीय संविधान का अपमान कर दें, आप भारतीय संविधान को मानने से इनकार कर दें या उसके प्रति अनिष्ठा जाहिर कर दें, तो आपकी नागरिकता गई। या फिर युद्ध के दौरान आप शत्रु की सहायता करें या उससे गैरकानूनी संबंध स्थापित करें या उसे राष्ट्र विरोधी सूचना दें। युद्ध के दौरान, युद्ध चल रहा है पाकिस्तान के साथ और आप पाकिस्तान को हमारी कुछ इंटरनल इन्फॉर्मेशन दे दो, तो फिर ये माना जाएगा कि आप जो है भारत में नागरिक बनने लायक नहीं है और आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। ठीक है। या फिर मान लीजिए आपने पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता ली है, यानी आपने जो है रजिस्ट्रेशन कराया कि साहब हमें भारत की नागरिकता दे दो, और उसी दौरान जब आपने रजिस्ट्रेशन कराया उसी दौरान आपको किसी मामले में कम से कम 2 साल की कैद हो जाए, यानी आप भारत के नागरिक भी बनना चाहते हो और इधर आपने भारत में क्राइम भी कर दिया और कम से कम 2 साल की उसमें कैद हो गई, तो फिर ये माना जाएगा कि आप भारत के नागरिक बनने लायक नहीं हो और आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। या फिर कोई व्यक्ति जो भारत से बाहर चला गया हो और 7 वर्षों तक भारत सरकार के संपर्क में ना हो। जैसे क्या होता है, जो भी लोग विदेश जाते हैं ना, जो भी लोग विदेश जाते हैं, तो विदेश में आप चले तो जाते हो लेकिन भारत के साथ आपका संपर्क बना रहता है, क्योंकि विदेश में जहाँ भी आप जाओगे, मान लो आप दुबई चले गए तो वहाँ पर क्या होगी, हमारी एम्बेसी होगी, है ना, वहाँ पर बैठे होंगे हमारे राजदूत। तो जो राजदूत का ऑफिस होगा वो आपसे संपर्क रखेगा कि आप कहाँ हो, कहाँ रह रहे। मान लो आप इंग्लैंड चले गए तो इंग्लैंड में जो हमारे हाई कमिश्नर होंगे उनके साथ आपका संपर्क बना रहेगा
और आपको प्रॉपर बताना पड़ेगा आप इंग्लैंड में कहाँ रह रहे हो, क्या करते हो, किस स्कूल में पढ़ते हो, किस कंपनी में काम करते हो, ताकि अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो आपको वहाँ से बाहर निकाला जा सके। देखो ध्यान रखना, विदेश में गए हुए लोग भारत को भूल जाते हैं, लेकिन भारत अपने बच्चों को कभी नहीं भूलता है। ध्यान रखना, भारत माता अपने बच्चों को कभी नहीं भूलती, वो हमेशा आपको याद रखती है। और जब भी कभी आपको ज़रूरत होगी, ठीक है, चाहे अफगानिस्तान की स्थिति आ जाए, चाहे यूक्रेन की स्थिति आ जाए, ऑपरेशन गंगा, तो उन सब में जो है आपको भारत सहायता करता दिखाई देगा। हमारी एयरफोर्स जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाती है और वहाँ से आपको निकालती है। तो कुल मिला के ये राजदूत ऑफिस यही काम करता है। तो अगर आप विदेश में चले जाते हैं तो आप जो है राजदूत ऑफिस से कांटेक्ट रखते हैं और उससे आपको सहायता मिलती है। लेकिन अगर आप विदेश गए और आपने लगातार 7 साल तक भारत सरकार से कोई संपर्क नहीं रखा, तो ये मान लिया जाएगा कि आप भारत के साथ कोई संपर्क रखने के इच्छुक नहीं हैं, है ना, और आप नहीं चाहते कि आप भारत के नागरिक बने रहें, तो इस आधार पर आपकी नागरिकता हो जाएगी खत्म। ठीक है, तो ये जो है ये वो तरीके हैं जिसके माध्यम से नागरिकता हो जाती है समाप्त। आई बात समझ में? तो ये आपको जो है ध्यान रखने हैं। तो ये वो आज का छोटा सा वीडियो साथियों, अब इसमें थोड़ा सा और रह गया है। अगली क्लास में जो है ये हमारा पूरा का पूरा टॉपिक हो जाएगा समाप्त। ठीक, तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हैं। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अच्छा साथियों, एक चीज़ मैं आपको और यहाँ बता दूँ कि अभी जो है हमारे बैचेस चल रहे हैं। देखिए आर के लिए आर की परीक्षा होने वाली है, PCS के लिए हमारे बैचेस चल रहे हैं। ठीक है, BO का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हमारे बैचेस चल रहे हैं। ठीक है, और PCS में भी देखिए यूपी PCS के बैच चल रहे हैं हमारे यहाँ पर, उत्तराखंड PCS के बैच चल रहे हैं, बिहार PCS के बैच चल रहे हैं, छत्तीसगढ़ PCS के बैच चल रहे हैं। ठीक है, तो इनमें से अगर आप कोई भी बैच लेना चाहते हैं तो जो नीचे ये जो आप नंबर देख रहे होंगे यहाँ पर, तो नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल करके आप हमारे किसी भी बैच को ले सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए। मिलते हैं अगली क्लास में। साथियों, अगर तैयारी कर रहे हो आप लेखपाल की, तो आप देखेंगे लेखपाल का पेपर बहुत जल्दी होने वाला है। उसके लिए कहीं आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। वन स्टॉप डेस्टिनेशन है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, जहां पर आपको मात्र 999 रुपए में राजस्व लेखपाल की मुख्य परीक्षा के लिए सारा का सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा एक ही जगह पर। जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा, जिसमें आपको सारा का सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, PDF नोट्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, और जो भी लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न अभी चल रहा है आयोग का, उसके अनुसार आपको ये सारी चीज़ें दे दी जाएंगी। मात्र 999 रुपये में आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपने बहुत सारी तैयारी कर ली है, आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल टेस्ट सीरीज चाहिए, तो टेस्ट सीरीज भी आप ले सकते हो मात्र 499 में। टेस्ट सीरीज भी हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। इसके अलावा हमारे जो है जो टेलीग्राम कोर्सेज होते हैं वो भी जो है चलते रहते हैं समय समय पर। इसमें भी आपको सारा का सारा जो टेस्ट सीरीज है एग्जाम ओरिएंटेड मिलेगा, 100% रियल एग्जाम जैसी मिलेगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें अभी जो है चल रही हैं। इसके साथ साथ अगर आप जो है PCS या फिर BEO या फिर RO की भी तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पेड बैचेस चालू हैं। तो आज ही इनको लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करिए।